पानीपत प्रथम युद्ध। दोस्तों, इस एक गलती की वजह से बाबर युद्ध जीत गया और दिल्ली का शासक बना। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर्कियोलॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाबर के बारे में जानेंगे, वो प्रथम युद्ध कैसे लड़ा और कैसे जीता। घटना है 1526 की। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का मैदान तलवारों और तोपों की गूंज से इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ धूल का गुबार, सैनिकों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और आने वाले संघर्ष की आहट। एक और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसके पास हजारों घुड़सवार, भारी पैदल सेना और युद्ध हाथियों की गर्जना थी। दूसरी ओर अफगान से आया उज्जैक मूल का शासक बाबर, जिसने काबुल को अपना गढ़ बनाया था और अब वो अपनी अनुशासित फौजी तुर्की तोपखाने, आग बरसाने वाली बंदूकों और घातक तीरंदाजों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा था। यह केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी दोस्तों, यह उस हिंदुस्तान की तकदीर तय करने वाली जंग थी जिसे आज हम पहली पानीपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ साल पहले होती है, जब उत्तर भारत में दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, पर उसकी नीतियां और उसकी रवैया उसे अपने ही और लोगों से, अमीरों और सरदारों से दूर कर रहा था। उसकी शक्ति, अहंकार और उसके बार बार के विवादों ने अफगान सरदारों को बगावत पर मजबूर कर दिया था। इनमें से कई अमीर इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाहर से मदद बुलाने का फैसला कर लिया। उनकी नजरें काबुल के शासक बाबर की ओर गई। बाबर तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था। उसके दिल में हिंदुस्तान जीतने का सपना बहुत पहले से ही पल रहा था। मौका अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, क्योंकि दिल्ली के दुश्मन उसके दोस्त बनने को तैयार थे। अफगान सरदारों की बगावत और इब्राहिम लोदी से उसकी इतनी नफरत बढ़ गई थी कि वह बाबर के दरबार तक पहुंच गए। बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि किस तरह दिल्ली के कुछ सरदारों ने उसे बुलावा भेजा और कहा, आओ इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाओ और हमें उसकी सख्ती और जुल्म से निजात दिलाओ। मगर बाबर के मन में यह केवल एक मदद का प्रस्ताव नहीं था दोस्तों। वह जानता था कि दिल्ली पर कब्जा करना यानी पूरे हिंदुस्तान की चाबी अपने हाथ में लेने जैसा होगा। यही नहीं, राजस्थान के राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया तो उस समय उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली हिंदू शासक माने जाते। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने एक दूत भेजकर प्रस्ताव रखा कि अगर बाबर दिल्ली की ओर से लड़ा तो वह आगरा की ओर से चढ़ाई करेगा। बाबर के लिए यह प्रस्ताव सोने पर सुहागा जैसा था मित्रों। एक और दिल्ली के अमीर उसका सहारा बनने को तैयार थे और दूसरी ओर राजस्थान का सबसे ताकतवर राजा उसकी मदद को इच्छुक था। बाबर ने साफ समझ लिया कि यह समय हिंदुस्तान की ओर कूच करने का सबसे अनुकूल अवसर है और उसने अपनी उसी क्षण तैयारियां तेज कर दी। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी अपनी ताकत की घमंड में चोर था। उसके पास लाखों सैनिक की विशाल सेना थी और युद्ध हाथी थे, मगर उसकी सेना बिखरी हुई थी, वफादारी कम थी और अनुशासन नाम मात्र का। जबकि बाबर के पास संख्या कम थी, सैनिक लगभग 12 से 15 हजार थे और उसके पास कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान की जमीन से पहले नहीं देखा। तोपे और बंदूक यानी तुर्की शैली की तोपखाने और युद्ध कौशल। बाबर अपने साथ रणनीतियां भी लाया था। उसने पानीपत पहुंचते मैदान में तोपे जमाई, उसके बीच बचाव के लिए गाड़ियां और रस्सियां की कतारें लगाई गई ताकि दुश्मन सीधे जाकर हमला न कर सके और उनकी सेना टुकड़ों में बढ़ जाए। फिर आई दोस्तों 21 अप्रैल 1526 की वह सुबह, जब सूरज की पहली किरणों ने पानीपत के मैदान को छुआ। तब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, लगभग 1 लाख सैनिक और लगभग 1000 युद्ध हाथी। इब्राहिम को अपने इस ताकत पर पूरा यकीन था। उसका मानना था कि संख्या और हाथियों की दहशत बाबर की छोटी सी फौज को कुचल कर रख देगी। लोदी ने अपने सेनापतियों को भी विभाजित किया था। दाएं फ्लैग की कमान मालिक काफूर और हसन खान के हाथ में थी। बाएं फ्लैग के कुछ अनुभवी अफगान और राजपूत सरदार तैनात थे और इस बीच मुख्य मोर्चे की जिम्मेदारियां स्वयं इब्राहिम लोदी ने संभाल रखी थी। दूसरी ओर बाबर मात्र 12 से 15 हजार सैनिक लेकर, वे सैनिक अनुशासित, संगठित और नई युद्ध तकनीकी से लैस थे। बाबर के साथ उसके अनुभवी सेनापति मौजूद थे। उनमें से उनका अपना बेटा हुमायूं, जिसकी उम्र उस समय केवल 18 साल थी, दाएं फ्लैग की एक टुकड़ी को देखरेख कर रहा था। उसके लिए पहला यह बड़ा युद्ध और अनुभव था। वहीं
बाएं फ्लैग की अगुवाई कंधार के मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और हुमायूं बुगा के हाथ में थी और सबसे अहम बाबर का विश्वास पात्र कमांडर उस्मान तुर्क जो तोपखाने और मैसलाक बंदूकियों की टुकड़ी को नियंत्रित कर रहा था। बाबर ने युद्ध की शुरुआत के लिए तुर्की सैनिक की अरब पद्धति अपनाई, यानी गाड़ियों को रस्सियों से जोड़कर लंबी कतारें बनाई और उनके बीच तोपे और बंदूक तैनात किए। यह किला जैसी मजबूत संरचना दुश्मन के हाथियों और घुड़सवारों को सीधा हमला करने से रोकने के लिए थी। उसके पीछे तीरंदाज और घुड़सवार तैयार बैठे थे, जो अवसर मिलते ही चारों तरफ से हमला करने वाले थे। लड़ाई का बिगुल बजते ही इब्राहिम लोदी की पैदल सेना अपने भाले और तलवारों के साथ युद्ध में कूद पड़े। घुड़सवार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और विशाल हाथी, जिन पर लोधी को सबसे अधिक भरोसा था, चिघाड़ते हुए मैदान में टूट पड़े। जैसे ही हाथी और घुड़सवार उसके करीब पहुंचे, तभी बाबर ने तोपगनी शुरू कर दी। धमाका इतना भयंकर था कि हाथी भयभीत होकर बेकाबू हो गए और अपने सैनिकों पर टूट पड़े। उसके बाद बाबर की मैचलाक बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया था। हाथी अपने ही पंक्तियों को रोकते हुए भागने लगे। घुड़सवार असमंजस में थे, अपने घोड़ों के साथ साथ इधर उधर बिखर गए और पैनल सैनिक भय से टूटते हुए पीछे हटने लगे। इस आक्रामक और संगठित हमले ने लोधी की सेना को पूरी तरह से व्यस्त कर दिया। यही वह क्षण था जिसका बाबर को बेसब्री से इंतजार था। उसने अपने घुड़सवार कमांडर को संकेत दिया। दाएं और बाएं फ्लैग के बाबर की घुड़सवार टुकड़ियां तेजी से निकलकर आगे बढ़ने लगी और बाबर ने मशहूर तुलुम्का तकनीक, जिसे प्रिंसर मूवमेंट भी कहते हैं, उसके तहत दाएं बाएं फ्लैग से लोधी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और बीच के मोर्चों को सुरक्षित रखते हुए पूरी सेना को जकड़ लिया। इस घेराबंदी के बाद बाबर के कई घुड़सवार मारे गए और वह परास्त होने लगे। लोधी के सेनापतियों मलिक काफूर और हसन खान ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन बाबर की घेराबंदी और लगातार तोपों की गोलाबारी से उनकी रणनीति को नाकाम कर दिया। तीरंदाजों ने झड़ी और घोड़ों की रफ्तार ने लोधी की सेना को चारों ओर से दबा दिया और विशाल हाथियों की ताकत भी बाबर की सुव्यवस्थित योजना के सामने असफल साबित हुई। युद्ध कई घंटों तक चला, लेकिन अनुशासन और नेतृत्व की कमी ने उन्हें तोड़ दिया। बाबर की छोटी मगर संगठित सेना धीरे धीरे मैदान पर कब्जा कर लिया। अंत में इब्राहिम लोदी खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध की बीच कूदा। उसने बहादुरी दिखाई, मगर चारों ओर उसकी सिपाही गिरते रहे और वह अकेला पड़ गया। बाबर की फौज ने उसे घेर लिया और अंततः इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस निर्णायक दिन ने दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंत कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की तोपें और उसकी तुलुगुम घेराबंदी रणनीति ने यह साफ कर दिया कि अब युद्ध केवल संख्या की ताकत से नहीं, बल्कि नई तकनीकी और दूरदर्शिता से जीते जाएंगे। पहली पानीपत की युद्ध की लड़ाई दिल्ली के लिए ताज की जंग नहीं थी, बल्कि भारत का इतिहास का एक मोड़ थी, जिसने दिखा दिया कि बड़ी सेना बेकार है अगर उसमें अनुशासन और रणनीति की कमी हो। इस मैदान की मिट्टी ने उस दिन यह गवाही दी कि तोपों की गड़ाहट के साथ एक युग का अंत हुआ और एक नई युग की शुरुआत। मगर बाबर के लिए यह अंत नहीं था। अभी उसके सामने अगली बड़ी चुनौती खड़ी थी, जब उसे राजपूतों के नरेश राणा सांगा की 2 लाख की विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा, जो मेवाड़ और राजस्थान की धरती पर उसे ललकारने के लिए तैयार खड़ी थी। तो दोस्तों, ये किस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत को बाबर ने संभाला और कैसे जीता और युद्ध जीतने के लिए क्या आवश्यक था, ये आपने वीडियो में जाना। और हमारे चैनल में आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये लड़ाई महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में किस प्रकार से मुगल सैनिकों ने कब्जा किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।